दोपहर हो चुकी थी। सभी लोग पैलेस के डाइनिंग हॉल में एक साथ लंच कर रहे थे। देव, तूने उन साधु से बात करने की कोशिश की? मैं कब से उनके शिष्य को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, वो कॉल पिक ही नहीं कर रहा है। किसे? ऋषि को? हाँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता हमें बिना उनसे बात किए उनके आश्रम जाना चाहिए। अगर वो वहां नहीं हुए तो हमारा उतनी दूर जाना वेस्ट हो जाएगा। और वैसे भी उस डीएसपी ने हमें आज फॉरेंसिक लैब बुलवाया है फिंगरप्रिंट्स के लिए। हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। अक्षय, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वहां जाने में? आई एम फाइन अंजलि, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, फिर गुरुजी के पास जाने का प्लान अभी पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन देव, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हो सकता है हम फिर किसी मुसीबत में पड़ जाए। मुझे नहीं लगता अब ये पैलेस भी हमारे लिए सेफ है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है शुभम। अब हम सबको पैलेस में भी खतरा है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? अगर हम लोग अकेले रहेंगे तो हमारे साथ फिर से वैसा ही हो सकता है जैसा बाथरूम में अक्षय के साथ हुआ। इसीलिए अगर तुम सबको कोई प्रॉब्लम ना हो तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा समय तक एक साथ रहना चाहिए। देव, मुझे तेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही। हम लोग तो वैसे भी ज्यादातर साथ ही रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं भी जाएं तो किसी को अपने साथ लेकर जाएं और अपने अपने रूम में सोने के बजाय कुछ दिन हम हॉल में बिस्तर लगा के सो सकते हैं। हाँ, ये आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे भी मुझे आजकल अकेले सोने में बहुत डर लगता है। अगर हम सब एक ही जगह सोएंगे तो एटलीस्ट मैं बिना डरे आराम से सो पाऊंगी। क्या तुम में से किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम कोई और तरीका सोचेंगे। अरे यार, अगर हमने ऐसा किया और सब हॉल में सो गए तो मैं इन सब से छुपकर जंगल में उस अघोरी के पास कैसे जा पाऊंगा? मुझे कुछ तो करना होगा। क्या हुआ शुभम, तू इतना चुप क्यों है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिना किसी हेजिटेशन के हमें बता सकता है। नहीं देव, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मुझे बिना बेड के नीचे नींद नहीं आती। अगर तुम कहो तो मैं शंभू काका को बोलकर हॉल में एक बेड रखवा दूंगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ही थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। थोड़ी कोशिश करने से नींद आ जाएगी। ठीक है, मैं शाम को शंभू काका से कह दूंगा कि घर जाने से पहले हॉल में सबके लिए गद्दे लगवा दें। और हाँ, सब लोग शाम को रेडी रहना। उस डीएसपी ने हमें फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए बुलाया है। देव, तू ये बात इतनी कैजुअली कैसे कह सकता है? तुझे पता है ना हमारे फिंगरप्रिंट्स जरूर मैच हो जाएंगे। मैंने कहा ना, वो सब बाद में देख लेंगे। अभी बस जितना हमसे कहा गया है उसी पे फोकस करो। हम लोग शाम 5 बजे पैलेस से निकलेंगे। ठीक है। लंच करके सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। विधायक आवास में विधायक प्रशांत सिंह और धनंजय सिंह आपस में कुछ बात कर रहे थे। धनंजय सिंह वैसे तो खुद को पार्टी वर्कर कहता था, लेकिन असल में वो प्रशांत सिंह के सारे काले धंधों की देखरेख करता था। धनंजय कई लोगों का मर्डर कर चुका था, लेकिन प्रशांत सिंह के कारण पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाई थी। ज्यादातर तो लोग धनंजय के डर से उसकी कंप्लेंट ही नहीं करते थे, और अगर कोई करता भी तो प्रशांत सिंह अपने पावर और पैसे से केस दबा देता। बताओ धनंजय, क्या पता चला? भैया जी, अब तक कुछ खास पता नहीं चला है छोटू के बारे में। साला ये लड़का खुद तो मर गया और मेरा जीना भी हराम कर गया। इतना तो मुझे इससे प्यार भी नहीं था जितना इसके कारण परेशान होना पड़ रहा है। तू उस डोगरा से मिलने गया था ना, क्या बताया उसने? भैया, वो डोगरा किसी काम का नहीं है। वो अब तक छोटू के मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया है। उसने बस मुझे इतना बताया
कि जिन लोगों ने छोटू और उसके दोस्तों को मरने से पहले देखा था उन्हें जरूर कुछ पता है, लेकिन वो लोग बता नहीं रहे। धनंजय, मुझे किसी भी तरह छोटू के कातिल का नाम चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, जैसे करना है करो, लेकिन उन लोगों से सच निकलवाओ। पुलिस को कुछ नियम कायदों में रहकर काम करना पड़ता है, इसीलिए वो उनसे सच नहीं निकलवा पा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए कोई नियम कायदे नहीं है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो, लेकिन जल्द से जल्द मुझे उस कातिल का नाम ला कर दो। उसे मैं अपने हाथों से मारकर चौराहे पर लटकाऊंगा। जी भैया जी, आप बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। जिसने भी छोटू को मारा है मैं उसे घसीट कर आपके पास ले आऊंगा। चल ठीक है, अब तू जा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। जी भैया जी। धनंजय वहां से उठता है और चलकर विधायक आवास से बाहर आ जाता है। बाहर उसकी कार के पास उसका दोस्त रॉकी उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? प्रशांत भैया ने फिर कोई नया काम दे दिया क्या? हाँ यार, जब से उनके भतीजे का मर्डर हुआ है तब से भैया बहुत परेशान हैं। मुझे किसी भी तरह उनका ये काम जल्दी खत्म करना होगा। तो तू क्या सोच रहा है? उस रात जब छोटू और उसके दोस्तों का मर्डर हुआ, वो चारों लोग उसी रोड से आ रहे थे। उनमें से किसी एक को उठा लेते हैं, फिर उससे अपने तरीके से सच निकलवाएंगे। ठीक है, समय देखकर उनमें से किसी एक लड़के को उठा लेंगे। फिलहाल हमें एक डिलीवरी लेनी है, चल जल्दी चलते हैं। अरे हाँ, डिलीवरी के बारे में तो मैं भूल ही गया था। चल चलते हैं। धनंजय और रॉकी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पैलेस में देव अपना फोन हाथ में पकड़े किसी को कॉल कर रहा था। सर, हम यहाँ से फॉरेंसिक लैब के लिए निकल ही रहे हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में लैब पहुंच रहा हूं। मेरे आने का वेट करना। मेरे आने के बाद ही अपने फिंगरप्रिंट सबमिट करना। मैं नहीं चाहता कुछ भी गलत हो। नो प्रॉब्लम सर, आपको जैसा ठीक लगे। क्या हुआ देव? क्या कहा डीएसपी ने? वो भी फॉरेंसिक लैब आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके सामने ही अपने फिंगरप्रिंट सबमिट करें। शायद उसे हम पर शक है कि हम उसके एब्सेंस में किसी तरह का फ्रॉड ना कर दें। यार, ये डीएसपी तो सच में बहुत शातिर है। इससे बेवकूफ बनाना उस इंस्पेक्टर डोगरा की तरह इजी नहीं होगा। तू उसकी टेंशन मत ले। और बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने सबसे शाम तक रेडी रहने के लिए कहा था। मैं भी आ गई और बाकी के लोग भी बस आ ही रहे हैं। कुछ ही मिनट में अक्षय, निखिल और शिल्पा भी हॉल में आ जाते हैं। चलो चलते हैं। देव, तूने फॉरेंसिक लैब का रास्ता तो देखा है ना? नहीं, कार में नेविगेशन से देख लेंगे। जल्दी चलो, वो डीएसपी भी थोड़ी देर में लैब पहुंच जाएगा। सभी लोग पैलेस से बाहर निकलते हैं और जाकर कार में बैठ जाते हैं। एक सर्वेंट पैलेस के मेन गेट के पास जाकर गेट खोलता है और कार पैलेस से निकल जाती है। उधर रत्नागिरी से दूर उस साधु के आश्रम में वो साधु और उसका शिष्य ऋषि हवन में बैठे हुए थे। दोनों की आंखें बंद थीं और वो कोई मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र खत्म होने के बाद धीरे से दोनों की आंखें खुलती हैं। ऋषि पास ही रखा हुआ अपना बैग उठाता है और उसके अंदर से अपना फोन बाहर निकालता है। गुरुजी, जब हम हवन में बैठे हुए थे तब देव ने हमें फोन किया था। उसने 3 बार कॉल किया था। हमारा फोन साइलेंट पर था, इसीलिए पता नहीं चला। उसे दोबारा फोन करो, जरूर कोई जरूरी बात होगी। तभी उसने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की। जी गुरुजी।
पैलेस के लैंडलाइन की घंटी बजती है, लेकिन तब तक देव और बाकी सब पैलेस से जा चुके थे। गुरुजी, वो फोन नहीं उठा रहा है। इधर आओ ऋषि। अब जैसा मैं बताता हूं तुम्हें वैसा ही करना है। कल तुम्हें उनके पास उस हवेली में जाना होगा।